नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण। भारत के लोग और हिंदी भाषा गहरा संबंध। ठीक, तो हिंदी भाषा से यदि हमारा कहीं से भी दूर दूर तक भी संबंध है, चाहे हमारी जो मूल भाषा वो इंग्लिश क्यों न हो, उर्दू क्यों न हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ क्यों न हो, हमें हिंदी भाषा को समझना अति आवश्यक है। हम भारतीय हैं, हिंदी भाषा पर हम गर्व करते हैं। जब हम हिंदी भाषा के ऊपर गर्व करते हैं तो इसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना हमारा कर्तव्य होता है। तो सार्थक पहल के माध्यम से मैं हिंदी भाषा की ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को लेकर आया हूँ जिसका जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। जिनको ऐसा लगता होगा कि हमें हिंदी अच्छे से आती है, वो भी देख ले, इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो मेरा वीडियो के प्रारंभ में भी और वीडियो के अंत में भी यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि सभी लोगों को हिंदी भाषा पर गर्व करने का मौका मिल सके। सबसे पहला प्रश्न यही है, भाषा क्या है? तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों को, विचारों को समझता है। प्राचीन समय से ही जो मनुष्य है संकेतों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से एक दूसरे को ये संकेत देते रहते थे, लेकिन इन संकेतों को अमर करने के लिए, अमिट करने के लिए, लिखित स्वरूप देने के लिए वर्ण का जन्म हुआ है। तो वर्ण क्या है? उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। बड़ा सरल सा उत्तर है, वर्ण क्या है? तो उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग अलग चिन्ह बना लिए गए जिन्हें वर्ण कहते हैं। इस प्रकार जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है वो वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियों के संयोग से जिन शब्दों का निर्माण होता है, या जिस प्रकार जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के बाद हम देखेंगे वर्णमाला क्या है। MPPSC के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वर 11 है, 11 है एवं व्यंजन 41 है। तो व्यंजन 41 कैसे हैं, हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। बड़ा सरल है एकदम, स्वर। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। गिनती करके देखते हैं तो ये 11 है। तो याद रख ले, एकदम गांठ बांध ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 2 और वर्ण हैं जो स्वरों के साथ में लिखे जाते हैं लेकिन वो स्वर नहीं होते हैं, जैसे अनुस्वार, अम की बिंदी जिसे कहते हैं, और विसर्ग, आह की बिंदी। ये 2 जो हैं ये स्वर नहीं है, स्वरों के साथ में लिखे रहते हैं। तो कहीं कहीं किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 13 होते हैं करके, तो याद रखें स्वर 11 है, एक अनुस्वार है अम और एक विसर्ग है आह। तो अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर,
दूसरा है स्वंधी स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, और तीसरा है प्लुत। तो हम सबसे पहले देखते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर या जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं या जिन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अ, ई, उ, री 4 है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 4। अ, ई, उ, री। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम सबसे कम समय लगता है। अब हम बात करेंगे संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनसे ज़्यादा समय भी लगता है इनके उच्चारण में, और इनको 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा संयुक्त स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर याद करो, जब हमने स्वर संधि पढ़ा था, जिन्होंने हमारा ये वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर स्वर संधि वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं, संधि वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो दीर्घ स्वर तो जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित है, जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। तो ये 3 जो है दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर तो जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। अ धन ई से ए बनता है, अ धन ए से ऐ बनता है, अ धन उ से ओ बनता है, अ धन ओ से औ बनता है। तो टोटल संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। ए, आई, ओ, औ। टोटल संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। अब हम बात करते हैं प्लुत। प्लुत वे सभी स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है, जैसे ओम। और जो एस इंग्लिश वर्णमाला का जो एस होता है उससे इसे प्रदर्शित किया जाता है, प्लुत। तो वे सभी स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे ओम, और इसे इंग्लिश के एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करें तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत किया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये जो हमारे जीवा है, जो जीभ है, उसका कौन सा पार्ट ऊपर या नीचे होता है उसके आधार पर अग्र मतलब जब जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है और स्वरों का उच्चारण होता है तो अग्र स्वर। यदि जीभ का पूरा भाग एज इट इज जैसा का वैसा समान अवस्था में रहता है तो वह है मध्य स्वर। और यदि जीभ का पिछला वाला भाग जो है ऊपर उठता है तो वह है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग ऊपर उठता है। ई उच्चारण करके देखेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ आप उच्चारण करके देखें तो ही ये समझ में आएगा। ई, ई, ए, आई, री। तो इन स्वरों का उच्चारण करते तो जीभ का जो अगला वाला भाग है, जो सिरा है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, जैसे अ, उच्चारण करके देखो। अ, बोलो मेरे साथ एक बार बोलो, अ, अ, अ। तो जीभ जो है एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही रहती है, तो इसे कहेंगे हम मध्य स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग उठता है तो पश्च स्वर कहलाएंगे, जैसे आ, उ, ओ, औ,
ऊ, तो पीछे का जीवा का जो पीछे का भाग होता है वो हल्का सा ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अब है अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह, सुना भी नहीं होगा। तो अम और आहा, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये वो ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोग वाह कहा है क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। याद रखेंगे, अयोग वाह, अम आह, ये वो ध्वनियां हैं, ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें अयोग वाह कहा है क्योंकि वे बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती है, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो मूल व्यंजन 33, मूल व्यंजन कितने? 33। द्विगुण व्यंजन 2, अढ़ा अढ़ा 2, द्विगुण व्यंजन 2, तो कितने हो गए व्यंजन? 35। फिर संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। ये पीएससी में संविदाशाला शिक्षक वर्ग 1, 2 में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, 4 संयुक्त व्यंजन है। अब ये किस किसके संयोग से बने ये भी हम पढ़ेंगे, तो अभी याद रखें। तो टोटल हमारे व्यंजन कितने हो गए? 39। टोटल व्यंजन कितने हो गए? 39। कुछ आगत व्यंजन है, ज, व, ज, फ, ये आगत व्यंजन। तो मूल व्यंजन 33, द्विगुण व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, कुल व्यंजन 41। और सामान्यतः व्यंजन के 6 प्रकार, 6 प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्पर्श व्यंजन 25। सालों से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, एमए कर लिया, नौकरी के 10-15 साल हो गए, लेकिन हमें इन बारीकियों का ज्ञान नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं की है। तो ये सार्थक पहल के माध्यम से मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ, तो ज़रूर इसे अन्य लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 6 प्रकार से जो व्यंजनों को बांटा गया है, तो उसमें पहले नंबर पे है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये 25 व्यंजन है। अब इनको हम अगले वर्गीकरण में देखेंगे, दंत, तालव्य, वोष्ठव, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी हम तो इतना देखें कि स्पर्श व्यंजन 25 व्यंजन होते हैं और ये अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं। जैसे क वर्ण के, क वर्ण क, ख, ग, घ, इंग, इंग है, लास्ट में इंग लिखा हुआ है। लोगों को यही नहीं पता कि इंग, ड़ और अड़ में क्या अंतर है। तो क वर्ण के क, ख, ग, घ, इंग। च वर्ण में देखें च, छ, ज, झ, इय, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ण में देखें ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ण में देखें त, थ, द, ध, न, त, थ, द, द, न। म वर्ण में देखें तो प, फ, ब, भ, म। तो 5 वर्ण हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण हैं और 25 व्यंजन। कितने? स्पर्श व्यंजन है 25।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे ड डमरू का दिया रहेगा, बोलेगा ये किस वर्ण के अंतर्गत आता है, और उसमें विकल्प में दिया रहेगा च, क, ट, म, और हमें चूज करना पड़ेगा किस वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला जो है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, जैसे इंगा, ईय, ण, न, म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, ईय, अण, न, म। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ कहलाती है। और ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। मेरे साथ बोलो, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ कहलाती है। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। याद रखें। फिर से बोले, मेरे साथ बोलो एक बार, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अब हम देखेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण, उष्ण का मतलब ऊष्मा, घर्षण, घर्षण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी होती है, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, स, स, ह। क्या? श शिटी वाला, स षटकोण का, स सरोते का, ह हल का। तो ये चार व्यंजन जो है वो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है। ड़, 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 ड़। क्या? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है। ढ़, ढ़। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे श, क्ष, क्षत्रिय का श, क और श षटकोण का, इसके संयोग से बना है। उसी प्रकार ज्ञ, ज प्लस इ, ज प्लस इ, ज्ञ। वैसे हम ग और य पढ़ते हैं, लेकिन ये है नहीं, ये क्या है? ज, इ। इसी प्रकार त्र, त्रिशूल का, त, र, त प्लस र, त्र। इसी प्रकार स्र, स प्लस र, स और र। तो संयुक्त व्यंजन कितने? चार, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर यदि हम देखें तो इनके 8 व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। 8 कितने? उच्चारण के आधार पर 8। जैसे सबसे पहले हम देखें तो कोमल तालुव्य, कोमल तालुव्य, कोमल तालुव्य। फिर तालुव्य व्यंजन, तालुव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, वत्स व्यंजन, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन। साथ में हमारी सार्थक पहल का लोगो, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। तो हम देखें कोमल तालव्य व्यंजन, संस्कृत में इन्हें कंठ व्यंजन भी कहते हैं। कोमल तालव्य मतलब कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, तालु का, कोमल तालु का स्पर्श होता है, कोमल तालव्य या कंठ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से?
क, ख, ग, घ, इंग। तालव्य व्यंजन कौन से? क, ख, ग, घ, इंग। कंठ व्यंजन, कंठ तालव्य व्यंजन या कोमल तालव्य व्यंजन। इसके बाद देखिए तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। देखो कंठ को स्पर्श करता है तो कोमल तालव्य, और कठोर तालव्य को स्पर्श करता है तो तालव्य व्यंजन। तो इसमें च, छ, ज, झ, इ, श, य उच्चारण करके भी देखे, च, छ, ज, झ, इ तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन तीसरा जो है मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो उसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण मूर्धन्य व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ, अण। दंत व्यंजन। दंत व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है तो दंत व्यंजन। जैसे देखो त, थ, द, ध, स, क्या? त, थ, द, ध, स। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध हो जाता है, हवा रुक जाती है। जैसे प, फ, ब, भ, म। देखो ओष्ठ व्यंजन, क्या? होठ बंद हो जाएंगे, हवा रुक जाती है। प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों से स्पर्श करता है। निचला ओठ जो है दांतों से स्पर्श करता है। जैसे व उच्चारण करके देखे व, तो दंतोष्ठ व्यंजन। वत्स व्यंजन। वत्स व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों वर्त्स को स्पर्श करती है, वर्त्स व्यंजन कहलाती है। मसूड़ों को स्पर्श करते हैं। जैसे न, र, ल, न, र, ल। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है। ह, क्या? ह। तो इस प्रकार हमने इस सार्थक पहल के माध्यम से आज हमने चर्चा की है वर्ण पर। वर्णमाला की बात की हमने, स्वरों की बात की और व्यंजनों की बात की। तो मित्रों, सार्थक पहल एक ऐसा संस्थान है जो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में निःशुल्क करवाता है। तो आप हमसे जुड़िए, हमसे बने रहिए। एक पहल है हमारी, इसमें कहीं कुछ संशोधन की गुंजाइश हो तो मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।